नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची गुप्ता आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म निक एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। तो बात चल रही थी हमारी बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था पर कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की आपकी क्या विशेषताएं रही, उसके क्या उद्देश्य रहे, हम लोगों ने देख लिया था। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन से संस्कार होते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया था। बौद्धकालीन शिक्षा, तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है उन्हें बता दें, ऐसा समय जब बौद्ध धर्म पर आधारित शिक्षा दी जाती थी तो वह हमारी क्या कहलाती थी, बौद्धकालीन शिक्षा कहलाती थी। जो बौद्धकालीन जो शिक्षा थी आपकी पहली एक ऐसी शिक्षा थी जो कि समावेशी थी, ना कि समेकित थी। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए वैदिक कालीन शिक्षा जो आपकी रही थी वो समेकित थी और जो बौद्धकालीन शिक्षा रही थी आपकी वो थी समावेशी। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देख लिया था जिस तरह से वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में उपनयन संस्कार होता था उसी तरह से बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में प्रवज्जा संस्कार या फिर पवज्जा संस्कार का प्रावधान था। जब बालक विद्या आरंभ करता था तो पवज्जा संस्कार किया जाता था जिसके लिए आयु आपकी 6 वर्ष निर्धारित की गई थी। आज हम लोग देखने वाले हैं वो पवज्जा संस्कार जो होता था आपका, जब बालक विद्या आरंभ करता था या प्रवेश करता था बौद्ध मठों में, बौद्ध विहारों में, तब आपका लेकिन जब बालक अपनी शिक्षा ग्रहण करके घर वापस लौटना चाहता था तो उसके लिए जो संस्कार का प्रावधान था वो आपका था उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार, ठीक है। तो ये आपकी व्यवस्था थी उपसंपदा संस्कार। होता कब था, जब बालक शिक्षा ग्रहण कर गृहस्थ जीवन में वापस लौटता था तो उसके लिए उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए जो शिक्षा की जो न्यूनतम अवधि होती थी वो कितनी होती थी, बालक कितने वर्षों तक बौद्ध मठों में या बौद्ध विहारों में शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, तो इसके लिए आपकी जो न्यूनतम अवधि होती थी वो होती थी 12 वर्ष। और वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी हम लोगों ने देखा था कि जो न्यूनतम अवधि होती थी, न्यूनतम जो समय होता था एक वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो भी आपका होता था 12 वर्ष। ठीक है, और बौद्धकालीन में क्या होता था, जो समय होता था वो 12 वर्ष होता था, लेकिन अगर बालक ना चाहे, अगर बालक बौद्ध मठों से या बौद्ध विहारों से वापस घर नहीं जाना चाहे, आगे अपने क्या बोले ब्रह्मचारी बनना चाहे या ब्रह्मचर्य बौद्ध भिक्षु बनना चाहे तो उसके लिए वो बौद्ध मठों में परमानेंट रह सकते थे। तो अगर न्यूनतम अवधि पूछी जाए तो वो आपकी थी शिक्षा ग्रहण करने की, या शिक्षा की जो अवधि थी न्यूनतम मिनिमम वो आपकी थी 12 वर्ष। उपसंपदा संस्कार कराया जाता था, नीचे से लिखो,
नया पॉइंट बना के, शिक्षा की न्यूनतम अवधि सामान्यतः 12 वर्ष होती थी। इसके बाद बालक आश्रम से घर लौट सकता था। इसके बाद बालक आश्रम से घर लौट सकता था और जो विद्यार्थी घर नहीं लौटना चाहते थे, ग्रस्त जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते थे, या फिर जो आगे बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे, तो फिर उनके लिए आगे का रास्ता खुला हुआ था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी उपसंपदा संस्कार की। जब बालक घर लौटना चाहता था तब आपका किया जाता था, और वहीं जब बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बौद्ध मठों में प्रवेश करता था तो उसके लिए आपका क्या प्रावधान था? पवज्जा संस्कार, क्या, या इसी को हम लोग कहेंगे प्रवज्जा संस्कार। तो कल हमने आप लोगों को 3 सरल त्रयी, 3 वचन या 3 कस्में कह लो, जो भी जिसको जो भी मानना हो वो मान लो। 3 सरल त्रयी बताए थे, 3 वचन बताए थे, जो कि आपके पवज्जा संस्कार के दौरान लिए जाते थे। कौन कौन से थे? पहला आपका था, वो था बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा जो आपका था वो था धम्मम शरणम गच्छामि। और तीसरा जो आपका था वो था संगम शरणम गच्छामि, जो कि पवज्जा संस्कार के दौरान जिनका उच्चारण करना होता था। ठीक है, और वहीं पे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो ब्राह्मण होते थे वो किस मंत्र का उच्चारण करते थे? वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे। बता चुके हैं हम आपको। जो क्षत्रिय होते थे वो त्रिष्टुप मंत्र का उच्चारण करते थे, और जो वैश्य होते थे वो जगती मंत्र का उच्चारण करते थे। लेकिन ये लोग क्या करते थे? ये लोग सरल त्रयी का उच्चारण करते थे। 3 वचन लेते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, एंड लास्ट आपका था संगम शरणम गच्छामि। ठीक है, परीक्षाएं आपको बता दी थी। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की तरह बौद्धकालीन एजुकेशन सिस्टम में भी आपकी जो परीक्षाएं थी वो पूर्णतः मौखिक सी थी, ना कि लिखित थी। ठीक है, स्त्रियों की शिक्षा इतनी बेहतर नहीं थी, ठीक ठाक थी, लेकिन ये कहो एकदम से बहुत ही अच्छी थी तो वो नहीं थी। नेक्स्ट देखेंगे, इन सरल त्रयी के अलावा आपके 10 वचन और लेते थे, जिन्हें हमने बताया था, आपको शायद बताया हो लास्ट लेक्चर में, जिन्हें 10 सिक्का पदानी कहा जाता था। पवज्जा संस्कार के दौरान सरल त्रयी के अलावा भी ये लोग 10 वचन और लेते थे, या 10 बाधे कह लो, या कुछ भी मान लो आप लोग। उन्हें हम लोग कहते थे 10 सिक्का पदानी। तो उनको नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बना लो, उसमें लिखो, मठों में विद्यार्थी प्रवेश लेने पर सरल त्रयी के अलावा सरल त्रयी के अलावा 10 सिक्का पदानी 10 सिक्का पदानी
इन्हीं को हम लोग बोलते थे वचन। बोल लिख लो आप लोग 10 और वचन का संकल्प भी लेते थे, का संकल्प भी लेते थे। ठीक है, जिसमें नंबर 1 जो आपका था वो था सदैव सत्य बोलना। सदैव सत्य बोलना। सदैव सत्य बोलना। दूसरा, अहिंसा का पालन करना। अहिंसा का पालन करना। तीसरा आपका था सही आहार। सही आहार। चौथा आपका हो जाएगा मादक पदार्थों से दूर रहना। मादक पदार्थों से दूर रहना। नेक्स्ट आपका हो जाएगा शुद्ध आचरण। शुद्ध आचरण। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सरल जीवन व्यतीत करना। सरल जीवन व्यतीत करना। तो ये आपके हो गए कितने? 6। पहला कौन सा था? सदैव सत्य बोलना, मतलब कि झूठ का सहारा नहीं लेना। हमें करना क्या है? हमेशा सत्य ही बोलना है। ठीक है, और वैसे भी सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अहिंसा का पालन करना, मतलब कि अहिंसा का पालन करना, हिंसात्मक रूप से किसी से भी व्यवहार मत करना, मारपीट मत करना। सही आहार, सही खाने पीने की चीजों का प्रयोग करना, एक प्रॉपर डाइट लेना। मादक पदार्थों से दूर रहना, जितने भी आपके जो नशीले पदार्थ होते हैं उनसे दूर रहना, उनका सेवन ना करना। शुद्ध आचरण, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, आपके व्यवहार अच्छे होने चाहिए, आपकी बातचीत अच्छी होनी चाहिए। सरल जीवन व्यतीत करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो आपका रहेगा निंदा ना करना। निंदा ना करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो नृत्य या फिर कह लो तमाशे इत्यादि से दूर रहना। इत्यादि से दूर रहना। नेक्स्ट लिखो दूसरे की चीज, दूसरे की वस्तु उसके बिना इजाजत के ना लेना। ये बौद्धकालीन शिक्षा में भी थे, और देखा जाए तो आज की शिक्षा व्यवस्था में या आज के समय में भी इन सभी चीजों का पालन करना चाहिए आप लोगों को। निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की, कभी नहीं करनी चाहिए, हम तो कभी नहीं करते। ठीक है, निंदा ना करना, नृत्य तमाशों इत्यादि से दूर रहना, और दूसरा दूसरे की चीजों को बिना उनके पीछे पूछे हमें कभी भी टच नहीं करना चाहिए। और ये उस समय भी था 10 सिक्का पदानी के अंतर्गत कि दूसरे की वस्तु को उसके बिना इजाजत के नहीं लेना चाहिए। नहीं दिख रहा होगा। लास्ट जो था दान में महंगी वस्तुएं लास्ट लिखो दान में
महंगी वस्तु ना लेना। ठीक है, ये तो हमारे हो गए क्या 10 सिक्का प्रदानी के अंतर्गत जो 10 और संकल्प लेते थे बालक बौद्ध मठों में प्रवेश करने के दौरान। तो वो आपके ये थे, सदैव सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ठीक है, दूसरे की वस्तुओं को उनसे बिना इजाजत के ना लेना, सही आहार लेना, मादक पदार्थों का प्रयोग ना करना, दान में किसी से महंगी वस्तुएं नहीं लेना, क्योंकि जब महंगी लोगे तो महंगी देनी भी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये तो सब मजाक की बातें हैं। तो ये तो हो गई आपकी बौद्ध शिक्षा जो आपकी थी, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत जितने भी आते थे। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए आज की जो हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है, बाल केंद्रित। देखो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपका कैसा है, बाल केंद्रित। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन मतलब हमें करना क्या होता है, हमें बच्चे को बीच में रख के ही पढ़ाना पड़ता है या अपनी आगे की योजनाएं बनानी पड़ती हैं। प्रत्येक बालक की रुचियों योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप ही उन्हें सिखाना होता है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में अगर आपसे पूछा जाए बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर एक शिक्षक एवं छात्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। ठीक है, बौद्धकालीन जो एजुकेशन सिस्टम था, बौद्धकालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वो आपकी आज कंप्लीट हो गई है। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कंप्लीट हो गई है। हमने बताया था जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी हमारी, जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था, उसके अंतर्गत आपको दो शिक्षा व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना था। पहली आपकी थी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था और दूसरी आपकी थी बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था। तो हम लोगों ने दोनों को ही कंप्लीट कर लिया है। दोनों के बारे में ही जो भी जितने भी फैक्ट थे, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं मेन रूप से, वो आपको सब करा दिया गया है। तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो देखेंगे वो मिडाइवल एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत जो आपकी आई थी मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था, उसके बारे में। लेकिन इससे पहले ये बताइए बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर एक शिक्षक एवं छात्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में जो शिक्षक और छात्र के बीच जो संबंध होता है वो कैसा होना चाहिए, आपका मित्रवत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, वो आपके साथ शेयर कर सके। अगर आप उसके साथ फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको अपनी कमियां बताने से झिझकेगा, नहीं बता पाएगा, और जब वो बता नहीं पाएगा तो आप डायग्नोस नहीं कर पाएंगे और उस कमी का फिर उपचार नहीं कर पाएंगे। तो आज के एजुकेशन सिस्टम में जो टीचर और एक स्टूडेंट के बीच जो रिलेशन होना चाहिए वो फ्रेंडली होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की, तो अगर यहीं आपसे पूछा जाए वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत एक छात्र एवं शिक्षक के बीच क्या संबंध होता था, तो वैदिक कालीन शिक्षा में जो छात्र और शिक्षक के बीच जो रिलेशन होता था वो पिता और पुत्र का होता था। ठीक है, वैदिक कालीन
शिक्षा में छात्र एवं शिक्षक का संबंध। ठीक है, तो वैदिक कालीन एजुकेशन सिस्टम में पूछा जाए, शिक्षा व्यवस्था में पूछा जाए, तो शिक्षक और जो छात्र के बीच जो रिलेशन था वो पिता एवं पुत्र जैसा था। ठीक है, लेकिन जो आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो आपका जो रिलेशन है वो कैसा है, इको फ्रेंडली होना चाहिए। अभी आपका जो RTE 2009 है उसके तहत RTE 2009 के तहत सभी के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 21A के अंतर्गत, 21A के अंतर्गत सभी के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और उससे पहले भी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सभी के लिए जो एजुकेशन थी वो कैसी थी, निशुल्क थी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट थी, कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता था। वहीं पे हमने बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में देखा कि उसके लिए आपको प्राइमरी लेवल पे तो निशुल्क थी, लेकिन जो उच्च लेवल पे थी, उच्च प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ शुल्क अदा करना पड़ता था। तो आज के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था से रहेगा, और थंबनेल से आप लोगों को वैसे भी पता तो चल ही जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए सिस्टमेटिक ढंग से और रिवाइज करते चलिए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कि, और अगर आपको समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें अच्छी लग रही हैं, लग रहा है कि हाँ हमें जो फैक्ट है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सही चल रहा है सब कुछ, तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी हैं वो इस चीज़ से लाभान्वित हो सकें। ठीक है, थैंक यू।